हेलो बच्चों, आज अपन 10th क्लास की इकोनॉमिक बुक चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख की बात करेंगे। जब मुद्रा नहीं चलती थी तो उसके पहले की प्रणाली क्या थी, तो अपन उसके बारे में जानेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है? विनिमय की वह प्रणाली जिसमें लोग एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ की लेन देन करते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। मुद्रा का प्रचलन शुरू होने से पहले लोग इसी प्रणाली का प्रयोग करते थे। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे, दुकान पर वस्तु के बदले वस्तु लेना या किसी वस्तु का मूल्य मिल जाने पर उसी मूल्य की वस्तु ले लेना, ये क्या कहलाती है बच्चों? ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। आज भी कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो दोस्तों, आगे भी देखते हैं अपन। आवश्यकता का दोहरा सहयोग क्या होता है? वस्तु विनिमय के लिए जरूरी शर्त है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। यह वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी भी होती है। मान लीजिए कि आप अपने सेब के बदले एक केला चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिससे अपने केले के बदले एक सेब चाहिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं मुद्रा। ठीक है बच्चों, मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, मुद्रा के बदले में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातु से बनाए जाते थे। जब महंगी धातु की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे। बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज़ के नोटों का इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका मुद्रा है। अब अपन और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले पेज में। तो चलो ठीक है बच्चों, अपन चलते हैं उसमें। ठीक है बच्चों, ये अपन सेकंड पेज पे आ चुके हैं। तो अपन बात करते हैं, सिक्कों और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। भारत के करेंसी नोट पर आपको एक वाक्य लिखा हुआ मिलेगा जो उसी करेंसी नोट के धारक और उस नोट पर लिखी राशि देने का वादा करता है। मुद्रा के लाभ क्या होते हैं, तो अपन ये देखेंगे। ये आवश्यकता के दोहरे संयोग के छुटकारा दिलाती है। यह काम जगह लेती है और इसे कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप से ढोने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं अपन। बैंक में निक्षेप या जमा क्या होता है? अपने दैनिक आवश्यकता के लिए हमें बहुत कम करेंसी नोट की आवश्यकता होती है। बाकी राशि लोगों अक्सर बैंकों में निक्षेप या जमा के रूप में रखते हैं। बैंक में जमा धन सुरक्षित रहता है और उस पर ब्याज भी मिलता है। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने बैंक खाते में रुपए निकाल सकते हैं। बैंक खाते में जमा राशि को ज़रूरत या कोष्ठक में जो आपको दिख रहा है, ये डिमांड के हिसाब से निकाला जा सकता है। इसलिए इन खातों के निक्षेप को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन। लोग अपना बकाया भुगतान करने के लिए चेक द्वारा इस्तेमाल भी करते हैं। चेक का भुगतान पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम और भुगतान की जाने वाली राशि को लिखना होता है। उसके बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति को चेक के लिए हस्ताक्षर करना होता है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड पेज भी कंप्लीट होता है और अपन अब थर्ड पेज पे चलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इन नोट्सों को नोट भी करते हुए चलेंगे और ध्यान से भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो आपका थर्ड वाला पेज है तो उस पर चलते हैं अपन। तो अपन देखते हैं, डिमांड ड्राफ्ट को बैंक से ख़रीदा जा सकता है। यह दिखने में चेक की तरह ही होता है। डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान की जाने वाली राशि भुगतान पाने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम और बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। अब दोस्तों, क्रेडिट क्या होता है बच्चों, देखेंगे अपन। बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा सा हिस्सा ही कैश के रूप में बैंक के पास रहता है। यह सामान्यतः कुल जमा राशि का 50% होता है। यह राशि इसलिए रखी जाती है ताकि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे
निकालने आए तो उसे भुगतान किया जा सकता है। किसी भी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी एक दिन को पैसे निकालना आता है, इसलिए यह राशि एक काम के लिए पर्याप्त होता है। शेष राशि का इस्तेमाल, ठीक है बच्चों, ये अपन देखेंगे। शेष राशि का इस्तेमाल बैंक द्वारा कर्ज देने में किया जाता है। कर्ज में जो राशि दी जाती है उसे क्रेडिट कहते हैं और इस राशि पर बैंक ब्याज लेता है। बैंक द्वारा लिया गया ब्याज दर हमेशा बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज दर से अधिक होता है। इस प्रकार से बैंक की आय का मुख्य स्रोत ब्याज ही होता है। अब क्रेडिट और डेबिट कार्ड क्या होता है बच्चों, तो उसके बारे में जानेंगे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आधुनिक ज़माने की एक काफ़ी प्रचलित है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कोई एक जैसी दिखते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय आप बैंक से कर्ज लेते हैं। दोनों तरफ से कार्डों से भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है और किसी भी कैश ढोने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अपन और देखेंगे। लोग और व्यवसायी को अक्सर कुछ ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। किसानों को बीज, खाद, कृषि औजार आदि खरीदने के लिए कर्ज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब पेज नंबर 4 की बात करते हैं, तो सभी बच्चे इन नोट्सों को कंप्लीट भी करते हुए चले। ठीक है दोस्त बच्चों, नंबर 4 है तो अपन देखेंगे इस पर। गाड़ी या घर जैसी महंगी चीज़ें लोग अक्सर कर्ज लेकर ही खरीद पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवसाय के लिए कर्ज रहते हैं। इस प्रकार क्रेडिट हमारी आवश्यकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से कर्ज लेता है तो उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर और कर्ज चुकाता करने के लिए बारे में, ठीक है बच्चों, ये पेज नंबर 4 है तो अपन बात करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखना। गाड़ी या घर जैसी महंगी चीज़ें लोग अक्सर कर्ज लेकर ही खरीद पाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति भी व्यवसाय के लिए कर्ज लेते रहते हैं। इस प्रकार क्रेडिट हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब भी कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से कर्ज लेता है तो उसके लिए एक लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। लोन एग्रीमेंट में ब्याज दर और कर्ज चुकता करने के बारे में सारे नियम और शर्त लिखने होते हैं। अक्सर कर्ज चुकता करने के लिए बैंक एक मासिक किस्त तय करता है ताकि नियम अवधि के भीतर कर्ज चुकता हो सके। ठीक है बच्चों, ये आपका लोन के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन बात करेंगे कोलेटरल या समर्थक ऋणात्मक धार। अधिकतर मामलों में कर्ज लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। इसे कोलेटरल कहते हैं। कोलेटरल कुछ उदाहरण हैं जैसे ज़मीन, घर, गाड़ी, मवेशी, बैंक में जमा रही बीमा पॉलिसी, सोना आदि। यदि कोई व्यक्ति कर्ज का भुगतान समय पर नहीं कर पाता है, कर्ज की शर्त क्या होती है बच्चों, तो वो देखते हैं अपन। कर्ज की शर्त अलग अलग लोन एग्रीमेंट में अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, यह कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले की हैसियत पर भी निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपने पास ग्रामीण इलाकों में कर्ज के स्रोत 2003 में। औपचारिक सेक्टर, इन सेक्टर में बैंक और ऑपरेटिव सोसाइटी आदि है। अनौपचारिक सेक्टर, इस सेक्टर में साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी और जिम्मेदार आते हैं। दिए गए चित्र में ग्रामीण इलाकों में 2003 में लोन के विभिन्न स्तरों को दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका 4th नंबर का भी आपका कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं 5th नंबर पर। ठीक है बच्चों, तो ये पेज नंबर 5 है आपका, तो अपन इस पर बात करते हैं अनौपचारिक सेक्टर क्या होता है। औपचारिक सेक्टर के बारे में अपन जानेंगे। औपचारिक सेक्टर को रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है, लेकिन औपचारिक सेक्टर हेलो बच्चों, ये पेज नंबर 5 है, आप इसे ध्यान से देखना। अनौपचारिक सेक्टर क्या होता है और औपचारिक सेक्टर क्या होता है। औपचारिक सेक्टर को रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों और कानूनों का पालन करना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक सेक्टर इन नियमों का पालन नहीं करते हैं। औपचारिक सेक्टर में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। ऊंचे ब्याज दर के कारण कर्ज लेने वाले अक्सर परेशान हो
जाते हैं या जाता है, ठीक है बच्चों, वह अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि अनौपचारिक सेक्टर से कई लेने वाला कभी भी कर्ज के कुचक से निकल नहीं पाता है, यानी कि उस जाल से निकल नहीं पाता है। गरीब लोग अक्सर औपचारिक सेक्टर द्वारा कर्ज की पात्रता पर खड़े नहीं उतरते। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे देखेंगे। कहीं लोग के पास ज़रूरी कागजात नहीं होते हैं, ऐसे लोग को अनौपचारिक सेक्टर की शरण में जाना पड़ता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है बच्चों, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो आओ चलो देखते हैं बच्चों। सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रचलन अभी नया नया है। इस प्रकार के ग्रुप में लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, जैसे 15 से 20 सदस्य मिलकर बनाते हैं। सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसे को इकट्ठा करते हैं। उस जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जाता है, फिर वह सेल्फ हेल्प ग्रुप उस राशि पर ब्याज लेता है। इस तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों में माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी शुरू की। ग्रामीण बैंक संस्था मोहम्मद यूनुस ने इस दिशा में काफ़ी काम किया और गरीब को उनके साथियों की मदद की। उनके प्रयास के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पुरस्कार भी सम्मिलित किया गया। ठीक है बच्चों, ये आपका मुद्रा और साका ये पूरा कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो भी नोट्स के साथ। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी है, नोट्स अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों।